हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह की जो बुक सीरीज है उसको लेकर के। और ये बुक सीरीज आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये शुरू की गई है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास, यानी कि वो समय जिस समय भारत में महाजनपदों का उदय हो रहा था। एक तरफ राजनीतिक स्तर पर, दूसरी तरफ धार्मिक स्तर पर नवीन धर्मों का उदय हो रहा था, और तीसरी तरफ एक घटना और हो रही थी, वो थी आर्थिक विकास यानी कि नगरीकरण का दौर। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का, खासकर प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण दौर था जिसने हमारे मानव जीवन के सभी पहलुओं को बृहत स्तर पर प्रभावित किया था। यानी चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सभी पहलुओं को पूरी तरीके से प्रभावित किया था, बदल के रख दिया था। तो आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतिहास में कभी भी उठा करके देखिएगा, यहां से कम अगर एंशियंट इंडिया से, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न अगर पूछे गए हैं, अगर प्राचीन भारत से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा, विशेषकर धार्मिक दृष्टिकोण से। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका टॉपिक का जो नाम है, मैं हो सकता है कि कुछ और नाम भी रखता, लेकिन ये सबसे ज्यादा सूटेबल नाम यही दिखाई देता है कि भाई, क्योंकि कोई एक घटना नहीं हुई ना इस पीरियड में, इसलिए इसमें कई सारी घटनाएं हुई, और यही कारण है कि उन सभी घटनाओं को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नाम से हम लोग जानते हैं, या कभी कभी कह सकते हैं महाजनपद काल। लेकिन महाजनपद काल कहीं ना कहीं राजनीतिक संरचना को दर्शाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। या कह लीजिए कि अगर हम कहें कि ये बौद्ध युग कहें तो ये धार्मिक प्रभाव को दिखाता है। अगर हम कहें कि ये नगरीकरण का काल है, द्वितीय नगरीकरण का काल है, तो ये आर्थिक घटना को दिखाता है। इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमने इसका नाम सिर्फ एक बीच में सभी को समेटते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रखा है। ओके, तो सभी लोग तैयार रहिए इस टॉपिक के लिए। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि नवंबर बैच का फाउंडेशन बैच, फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए 2025 को टारगेट करते हुए बैच शुरू किया जा रहा है। और यह बैच 16 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें MK लाइव कोड यूज करने पर आपको मात्र 18,999 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस वो सब इंक्लूड रहेंगी। साथ के साथ आपकी बुक्स का सेट भी रहेगा, जिसकी कॉस्ट ही अकेली लगभग 10,000 से ज्यादा की है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज है, प्री की, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, पर्सनल मेंटरशिप है, ये सारी चीजें हैं। और इन सबसे ऊपर एक और भी चीज है, वो है आपका MK लाइव कोड यूज करना, यानी कि मेरी पर्सनल गाइडेंस आप लोगों के लिए, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, बैच को ज्वाइन करिए, और ये बैच शाम को 6 बजे मेरे साथ स्टार्ट हो रहा है, जल्दी कीजिए। और बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या मेरे मेल आईडी पर, ठीक है ना। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह परिवर्तन है, या कह लीजिए मानव जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन का एक युग है। ओके, इस पहलू में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें राजनीतिक विकास इस पीरियड में दिखाई देता है, तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि यहां पर महाजनपदों का उदय होता है, महाजनपदों का उदय। और टोटल महाजनपद कितने हैं ये आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उस समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह द्वितीय नगरीकरण का काल है। इसी पीरियड में दूसरा नगरीकरण शुरू हुआ था, द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण कहते हैं भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को,
हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु सरस्वती सभ्यता को, क्योंकि पहली बार नगर वहां बसे थे और दूसरी बार नगरों का विकास यहां हो रहा है। और इनमें हम एक एक करके सारे पहलुओं को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है सामाजिक धार्मिक विकास, यानी कि नवीन धर्मों का उदय। नवीन धर्मों का उदय, यानी कि इसमें विशेषकर बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म ये दो मुख्य हैं, बाकी अन्य भी हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य नहीं हो, अन्य भी हैं, लेकिन ये दो मुख्य तौर पर हैं। तो ये घटना इस पीरियड में हुई है। बात आती है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई और सारी घटनाएं एक साथ क्यों हुई, उसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी केवल फैक्चुअल नहीं पूछता, कंसेप्चुअल भी आपसे क्वेश्चन की डिमांड करता है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो आर्य लोग थे ऋग वैदिक काल में सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से हट करके आपके यूपी बिहार के क्षेत्र में फैल गए और उत्तर वैदिक काल में वो संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए थे। उत्तर वैदिक काल में आप अच्छे से जानते हैं कि जन और जन मिलकर के जनपद बने और बाद में जाकर के वही महाजनपद बने। तो यानी कि इस पीरियड में देखा जाए तो एक तरफ, ध्यान रखना मोटे मोटे जो मैं बताने जा रहा हूं, एक तरफ राजा की महत्वाकांक्षाएं, जिसे हम कह सकते हैं राजनैतिक महत्वाकांक्षा, राजाओं की महत्वाकांक्षा ने इन जनपदों का विकास किया, यानी कि जो शक्तिशाली राजा हुए उन्होंने अपने आसपास के जनपदों को जीत करके या मिला करके या विवाह करके या संधि करके कैसे न कैसे उनको मिला करके एक विशाल महाजनपद खड़ा कर लिया। यानी कि जन और जन मिलकर के बने जनपद और जनपद और जनपद मिलकर के बने महाजनपद। और यह एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजा की या शासक की अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उसकी वजह से यह राजनीतिक परिवर्तन हुआ। दूसरा, नगरीकरण। इस पीरियड में आपका अच्छे से पता है कि ये लोग बिहार के साइड में शिफ्ट हो गए। और दूसरा, बिहार के क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने लोहे की साक्ष्य की बात कही थी, तो यहां पर लौह प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। लौह प्रौद्योगिकी और साथ के साथ ध्यान रखना धान की रोपाई की तकनीक, धान की रोपाई की तकनीक। और तीसरा हम कह सकते हैं धार्मिक केंद्र विकसित हुए। ये तीन जो प्रमुख कारण हैं। लौह प्रौद्योगिकी ने, सोचिए कि आपके हल्के फाल बनाए, मजबूत हल्के फाल, जिनसे गहरी जुताई हुई, जंगल साफ किए गए, लकड़ी काटी गई, बड़े बड़े खेत बने। तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ा। और कृषि का उत्पादन बढ़ा तो वो उत्पादन थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अधिशेष उत्पादन हो गया, यानी कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन। और जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा, उसको बाजार से जोड़ा जाता है। यानी कि पहले समाज का विभाजन होता है, अलग अलग कार्यों के लिए करें। यानी कि सभी लोग खेती नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लोग खेती करेंगे, बाकी कुछ लोग अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञ बनेंगे। इस तरीके से सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे इसी से व्यापार वाणिज्य का विकास शुरू हुआ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे आपका कृषि का उत्पादन भी बढ़ता चला गया, ठीक है ना। वैसे वैसे अन्य कामों में विशेषज्ञता भी शुरू होती चली गई और इस तरीके से एक व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अब कहोगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, बिल्कुल होता है बेटा। जब आप सोचिएगा, आप अगर कोई मटका बनाते हैं और अच्छे मटके बनने लगे, कपड़ा बुनते हैं तो और अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाने लगे, क्योंकि आपके पास एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, तो आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाते हो। और किसान जब केवल और केवल खेती करे, उसे कपड़े नहीं बुनने, उसके बर्तन नहीं बनाने, उसको अपने धातु के जो औजार है उन पर धार नहीं लगानी है, तो उसका कृषि ही काम करेगा। और कृषि में जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उत्पादन होगा। नई नई चीजें सोचेगा, सोचेगा तभी तो धान की रोपाई आई, वरना धान को जहां बो दिया जाता था वहीं उगता था। अब उसको रोपाई करके बेहतरीन उत्पादन मिलने लगा।
तो इनसे सारी चीजों से, लौह प्रौद्योगिकी से कृषि उत्पादन बढ़ा, धान की रोपाई से चावल का उत्पादन बढ़ा, और धार्मिक केंद्र की वजह से नगर केंद्रों का विकास हुआ, क्योंकि जहां पर धर्म का केंद्र बनेगा वहीं लोग जुटेंगे, और जुटेंगे तो वहीं पर नगर का विकास होगा। तो इससे तो समझ में आ गया कि भाई नगर केंद्र का विकास होगा, लेकिन इससे कैसे होगा? इससे होगा सबसे पहले बाजार का विकास। पैठ बनती है, बाजार विकसित होता है, और उसी बाजार में व्यापारी अपना निवास स्थान बनाने लगता है, अपना व्यापार का केंद्र विकसित करने लगता है, और फिर आसपास के 10-20-50 किलोमीटर के गांव उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो पहले एक बड़ा गांव बनता है, फिर वो कस्बा बनता है, कस्बा बनते बनते वो बड़ा शहर बनने लगता है, छोटा शहर फिर बड़ा शहर, इस तरीके से बड़ा नगर बनना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपके नगरीकरण की शुरुआत हुई, जो कि एक आर्थिक घटना है। ठीक है ना? ये हुआ। और इसी पीरियड में आपका एक ये घटना और होती है धार्मिक केंद्रों की। वैदिक काल में आप अच्छे से जानते हैं कि वैदिक काल की स्थिति ये थी कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ते चले गए, यज्ञ विधि विधान बढ़ते चले गए, ठीक है ना, रूढ़िवादिता कट्टरवादिता बढ़ती चली गई, ठीक है ना। तो ऐसे में आम आदमी के लिए वैदिक परंपरा, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति का जो पालन करना है वो बड़ा कठिन होने लगा, क्योंकि उनमें जाति व्यवस्था कठोर होने लगी, वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। जिस वर्ण में आप पैदा होंगे उसी वर्ण के माने जाओगे, चाहे कोई भी काम कर लो। यानी कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होने लगी, ठीक है। यानी कि वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सारे कंसेप्ट आ गए और उनमें जटिलता बनने लगी। मैंने आपको बताया था कि बाद में जाकर के उनमें जाति प्रथा, गोत्र प्रथा होने लगी, और इतने ज्यादा कर्मकांड और इतनी ज्यादा बलि प्रथा जड़ने लगी कि बस पूछिए मत। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था धर्म के मामले में कि वैदिक धर्म में बलि प्रथा, बड़े बड़े यज्ञ, सारी चीजें होना शुरू हुई। तो इस पूरी परंपरा में दो चीजें सबसे मुख्य थी। एक, ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति में था समाज में, और क्षत्रिय शासक वर्ग था, और ये दोनों वर्ग ऐसे थे जो कुछ भी उत्पादन नहीं करते थे। कर देने वाला, व्यापार करने वाला वैश्य वर्ग था, लेकिन उसको सम्मान नहीं था। निम्न जाति के लोगों का कोई अधिकार नहीं था, वो केवल और केवल धर्म और राजा के द्वारा शोषित हो रहे थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म के अंदर भी ऐसी चीजें थी कि जो आम आदमी कुछ कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जो वेद हैं, उनकी परंपराएं हैं, जो यज्ञ है, विधि विधान है, वो सब कुछ संस्कृत भाषा में है, और आम आदमी को संस्कृत समझ में आती नहीं। उसके लिए पुरोहित को बुलाना पड़ेगा, पुरोहित आएगा तो सब कुछ दान दक्षिणा देना पड़ेगा, और यज्ञ करना अनिवार्य है। और यज्ञ के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो मंत्र बोल रहे हैं, कैसे मंत्र बोल रहे हैं, यह आम आदमी को भी समझ में नहीं आ रहा। जटिल परंपरा है, वो खुद से कुछ कर नहीं सकता। और मोक्ष वोक्ष का ये कंसेप्ट जो है वो आसान है नहीं। तो इसलिए धर्म के मामले भी जटिल थे, सामाजिक व्यवस्था में भी जटिलता थी। इसीलिए वैश्य और निम्न वर्ग, जो शूद्र वर्ग है, इवन क्षत्रिय वर्ग भी कहीं ना कहीं नाराज था। क्यों? कि ब्राह्मण कुछ करते नहीं है, जबरदस्ती उन्होंने अपना उच्च पद ले रखा है, सारे राज्य की रक्षा उनको करनी पड़ती है, युद्ध उनको करना पड़ता है, और वो केवल सम्मान पाते हैं, और हमसे भी और आम जनता भी से भी दक्षिणा लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में क्षत्रिय वर्ग भी नाराज था, वैश्य वर्ग भी नाराज था, शूद्र वर्ग भी नाराज था। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने एक ऐसे धर्म के बारे में सोचना शुरू किया जो सामाजिक समानता की बात करता हो, जो सबको बराबर का हक देता हो, सम्मान देता हो, जिसमें कर्मकांड ना हो, जटिलता ना हो, सरलता हो, जो अपनी भाषा में हो, जिसके विचार हमको आसानी से समझ में आ सकें, ऐसा धर्म हो। इसीलिए इस पीरियड में वैदिक धर्म के खिलाफ नवीन धर्मों का उदय हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैदिक धर्म की जटिलता के विरुद्ध क्या हुआ? नवीन धर्मों का विकास हुआ, जिसमें आपके गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया।
और इसी प्रकार के अन्य धर्म भी थे। कहते हैं कि 62 संप्रदाय थे, लेकिन 2 मुख्य हैं। और ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, अलग अलग क्षेत्र में, राजनीतिक स्तर पर यहां, आर्थिक स्तर पर यहां, और धार्मिक सामाजिक स्तर पर यहां पर। अब कहोगे कि सर ऐसा वो धर्म के विरुद्ध क्यों सोच रहे थे? वो इसलिए भी सोच रहे थे क्योंकि आपने सतपथ ब्राह्मण की वो कहानी सुनी थी, जिसमें आग के गोले के माध्यम से वो सदा नीरा गंडक नदी तक पहुंचे थे और उसके आगे अग्नि ने कह दिया था कि इसके आगे आप लोगों के लिए रहने के लिए उचित स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी आर्य उसके आगे निकल गए, पूरे उत्तर भारत पर कब्जा किया उन्होंने, एक तरीके से अपना विस्तार किया। आपका पटना और बिहार का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि आपके बाकी 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ये सब वहां लिखे गए। और उपनिषदों में साफ साफ कहा गया था कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका है। यानी कि उपनिषद में दर्शन की बात की गई, कर्मकांड की बात नहीं की गई। और उपनिषदों का जो लेखन कार्य है वो कहां हुआ था? लेखन कार्य हुआ था बिहार के इसी क्षेत्र में। यहीं पर उपनिषद लिखे गए थे और उन उपनिषदों में वैदिक कर्मकांड का विरोध किया गया था। इसलिए वैदिक कर्मकांड की जो जटिलता है, उनका विरोध करने वाले लोग तो यहीं पर थे। यानी कि यह प्रगतिशील समाज था, कर्मकांडी समाज नहीं था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से उन लोगों ने अपनी परंपराओं का विरोध किया था। और ऐसा नहीं विरोध मतलब पूरे परंपरा का नहीं, बल्कि उनके अंदर जो कमियां हैं उनको हटा करके एक नई विचारधारा, नया दर्शन, नया सिद्धांत, ये सब वो लेकर के आए थे। तो ये 3 चीजें इस पीरियड में हुई थी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तीनों सेपरेट नहीं हुई हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि इन्हीं राजाओं ने इन धर्मों को संरक्षण दिया और इन धर्मों ने इन राजाओं को संरक्षण दिया। इन समाज ने और धर्म ने वैश्य वर्ग को संरक्षण दिया तो सोचिए आर्थिक विकास हुआ। राजाओं ने एक शांति प्रिय व्यवस्था का विकास किया तो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और अर्थव्यवस्था ने राजा को संसाधन दिए, उसने हथियार बनाए, ठीक है ना, अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया, अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य को मजबूत बनाया। तो यानी कि सभी चीजों ने एक दूसरे को सहयोग किया। इसी समाज के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या ने राजा की सेना और प्रशासन के तौर पर काम किया। इसी बढ़ती हुई जनसंख्या ने नगरों में अपनी जरूरतों से उनकी जरूरतें पूरी की, यानी कि नगरीकरण को बढ़ावा दिया, मांग के माध्यम से और व्यापारियों के माध्यम से। ये सारी चीजें, यानी कि धर्म ने कर्मकांड को दूर किया, समाज ने जनसंख्या उपलब्ध कराई, बाजार उपलब्ध कराया, अर्थव्यवस्था ने संसाधन उपलब्ध कराए, राजनीतिक व्यवस्था ने एक शांत माहौल दिया और धर्म ने एक नई विचार, समानता आधारित विचार दिए। और इस तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, ये जो है एक प्रकार से क्रांति का युग कहलाता है। क्रांति का युग कहलाता है क्योंकि इसने मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया था और बदल के रख दिया था। तो ये 3 घटनाएं आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसमें एक एक करके हम बात करते हैं कि राजनीतिक विकास के अंतर्गत महाजनपदों का विकास। 16 महाजनपद हैं, जिनमें कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, वत्स, काशी, कौशल, मगध, वज्जी, ये सब चेदी, ठीक है ना, अवंती, ठीक, अस्मक, ये इस तरीके से आपके गांधार है, कंबोज है, ये सब आपके महाजनपद हैं जो इस समय पीरियड में बने थे। सारी चीजें हुई थी और उसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए इन राजनीतिक स्तर पर इनके लिए कारक कौन कौन से जिम्मेदार थे? कारक जिम्मेदार थे राजनीतिक महत्वाकांक्षा,
अगर राजा के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है अपने साम्राज्य को बड़ा करने की तो संभव नहीं है। दूसरा था आर्थिक सुदृढ़ता, जो लोहे ने आर्थिक विकास किया था। आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक सुदृढ़ता ने उसे संसाधन दिए और उसी संसाधन से बड़ा प्रशासनिक वर्ग तैयार हुआ, सेना का खर्च निकला, हथियार विकसित हुए, है कि नहीं? ये सारी चीजें हुई। और इससे धार्मिक संरक्षण, धार्मिक संरक्षण यानी कि इन लोगों ने धर्म के माध्यम से उनको नए विचार, नई चीजें, अपना संरक्षण दिया। सामाजिक समर्थन, सामाजिक समर्थन, और सामाजिक समर्थन के स्तर पर देखा जाए तो इन्होंने क्या दिया? एक बाजार, क्या दिए? श्रमिक। इस तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर तो अर्थव्यवस्था का यहां विकास किया, और साथ के साथ इसी ने सेना के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासन के रूप में कार्य किया। कहते ना कि इनके पास इतनी सेना थी, इतनी सेना थी। जनसंख्या ही नहीं होगी तो सेना कहां से आएगी? और जनसंख्या कहां से आएगी? जब आर्थिक रूप से आप खाद्य सुरक्षा से सुनिश्चित होंगे। जब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी। ये आप समझ लीजिए कृषि व्यवस्था के अंतर्गत। तो इन सारी चीजों ने इनको बढ़ावा दिया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और इन्होंने, सोचिएगा क्या किया था, इन्होंने इस पीरियड में जन और जन मिलकर के बने थे जनपद, और जनपद मिलकर के बने थे महाजनपद। और महाजनपद, ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार के हैं, एक राजतंत्र हैं और दूसरे हैं गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र मतलब एक राजा के अधीन, गणतंत्र मतलब छोटे छोटे कई सारे लोग आपस में मिलकर के अपना एक संघ बना लेते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े हैं वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने टिक नहीं सकते, तो उन्होंने अपना एक संघ बना लिया। अब मिलकर के वो मजबूत हो गए और अपने सभी लोगों का, अपने छोटे छोटे राज्यों का मिलकर के शासन चलाते हैं। तो इस तरीके से दो तरह के राजतंत्र और गणतंत्र की परंपरा यहां पर दिखाई देती है। ठीक है ना? अब ये देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। इनमें से एक एक करके मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही है कि इनके समय की क्या क्या घटना है, क्या क्या नहीं है, ये आप देख लीजिए। देखिए, अंगदेश, आप जानते ना, अंगदेश, अंगराज कर्ण महाभारत में इनके चक्कर है। ये है चंपा में, ये देखेंगे तो मैप में आपका चंपा अंग ये रहा, सबसे पूर्वी क्षेत्र में देख लीजिएगा, मगध से भी आगे ये रहा अंगदेश, चंपा की राजधानी। भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र पूर्वी बिहार में ये रहे। और यहां के शासक का नाम जो मिलता है वो है, शासक का नाम ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त नाम के शासक की जानकारी हमको मिलती है। मगध, इसके बारे में कौन नहीं जानता। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, तीन अलग अलग समय पर इसकी राजधानियां बनी। ठीक है ना? पटना गया के आसपास का क्षेत्र है, मध्य दक्षिण बिहार, 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और यहां पर आप जानते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश यहां पर आते चले गए। इनके बारे में तो हम अलग से पढ़ेंगे। एक है काशी यानी कि वाराणसी, इसके बारे में भी हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। काशी, वाराणसी, पूर्वी उत्तर प्रदेश ये रहा। आधुनिक बनारस ये रहा। और इसे अजात शत्रु ने, ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु ने मगध में मिलाया, मगध में विलय कर लिया। मगध का जो शासक था अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र, जिसे हम पितृहंता भी कहते हैं, उसने इसको मगध में मर्ज कर लिया इस तरीके से। ठीक है ना? वत्सराज उदयन, यहां का शासक की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है उदयन के बारे में। और यह है कौशांबी। इलाहाबाद से जब कानपुर से इलाहाबाद की तरफ जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है आपके 40 से 50 किलोमीटर पहले कौशांबी ये रहा।
इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश उसी के बिल्कुल पास में ही है, इसलिए वत्सराज उदयन की यहां की हमको जानकारी मिलती है। ठीक है ना। एक है वज्जी, ये रहा वज्जी। और वज्जी एक ध्यान रखिएगा, एक गणराज्य है, गणराज्य, और विश्व का प्रथम गणराज्य है, विश्व का प्रथम गणराज्य। विश्व में जब हमको जानकारी मिलती है कि पहला एक रिपब्लिक स्टेट कौन सा था, गणराज्य कौन सा था, तो वो है आपका वज्जी, पहला गणराज्य। कहते हैं कि 8 राजाओं का एक संघ था ये, 8 राजाओं का। इनकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला सब हैं, और ये दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है। और वज्जी गणराज्य बहुत लंबे समय तक था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे लिच्छवी, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे आपके लिच्छवी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिच्छवी वही जो गुप्त काल तक चले आए, तो बहुत लंबे समय तक रहा। हालांकि इसको अजातशत्रु ने इसको थोड़ा कमजोर कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कौशल। कौशल यानी कि श्रावस्ती, कौशल्या, काशी कौशल, ये सब अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, ये रहा कौशल राज्य। ठीक है ना। और इसकी 2 राजधानियां, श्रावस्ती भी है और साकेत भी है, साकेत। ये 2 राजधानियों की हमको चर्चा मिलती है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। ठीक है ना। अगला है अवंती। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, 2 राजधानियां इनकी जानकारी मिलती है। मालवा मध्य प्रदेश, यानी कि वही उज्जैन के आसपास का क्षेत्र, महिष्मती। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अवंती। और यहां के एक शासक का नाम मिलता है चंड प्रद्योत। अवंती का राज्य। और कौशल के शासक का नाम मिलता है प्रसेनजित, प्रसेनजित, ये शासक की जानकारी मिलती है। अगला है मल्ल, ये भी एक गणराज्य है, ये दूसरा गणराज्य है। पावा और कुशीनारा, कुशावती और पावापुरी, 2 राजधानियां हैं एक तरीके से, पावापुरी और कुशीनगर, कुशावती। देवरिया उत्तर प्रदेश का इलाका है। यही वो क्षेत्र है जहां पर एक जगह पर महावीर स्वामी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ और दूसरी जगह पर महात्मा बुद्ध को। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध और पावा में महावीर स्वामी। वही पावा है जहां पर सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन किया और वहां से नदी क्रॉस करके कहां चले गए, कुशीनगर, कसिया, और वहां पर उन्होंने अपना देह त्याग किया था। ठीक है ना एवरीबॉडी। एक है पंचाल, पांचाल कहते हैं, कुरु पांचाल, जानते होंगे, पांचाली राजकुमारी। और यहां की 2 राजधानियां अहिच्छत्र और कांपिल, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पांचाल। और पांचाल के बारे में जानते हैं, रोहिलखंड का इलाका है। महाभारत में आप जानते ही हैं पांचाली यानी कि द्रौपदी के बारे में। एक है चेदी, चेदी वंश, शक्तिमती राजधानी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाका है, चेदी वंश। ठीक है ना। राजस्थान का भी हिस्सा हम कह सकते हैं, शक्तिमती या सोत्तीमती भी कहते हैं, शक्तिमती या सोत्तीमती भी कहते हैं, सोत्तीवती, सोत्तीवती भी कहते हैं इसको, ये रहा। एक है कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का इलाका, कुरु। ओके। और राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, पहले हस्तिनापुर बाद में इंद्रप्रस्थ। और इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मत्स्य राज्य, मत्स्य, ये कहां पर है, विराटनगर, राजस्थान, ये रहा राजस्थान। यही विराटनगर है जहां पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारा था, 1 वर्ष का अज्ञातवास, जयपुर का इलाका। कंबोज, ये आपके अफगानिस्तान का क्षेत्र, हाटक, राजौरी, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान का, बिल्कुल पाकिस्तान का ये क्षेत्र है कंबोज।
गांधार का राजपुर हाटक कहते हैं, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। और यहां पर कौटिल्य ने इसको शस्त्रोपजीवी वार्ता कहा है, शस्त्रोपजीवी वार्ता, यानी कि यहां के लोग अपने आजीविका के लिए शस्त्र का काम भी करते थे, यानी कि किराए पर सेना के लिए उपलब्ध रहते थे। गांधार के आसपास का क्षेत्र है। दूसरा सूरसेन, यही सूरसेन जो कंस की नगरी थी, मथुरा राजधानी, आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक है अस्मक, यह भी आपका दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाट में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसकी राजधानी है पोटन। और एक है गांधार, तक्षशिला, पेशावर रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र पाकिस्तान का। यह हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल मिलाकर के 16 महाजनपद है। इनकी राजधानी याद होनी चाहिए, इनके आसपास का क्षेत्र होना चाहिए, और इनके समय के कोई प्रमुख शासक है तो उसके बारे में। बाकी डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका मगध, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या खास बात हुई, किस तरीके से हुई, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अब आप लोग हमारा एक बैच हिस्ट्री ऑप्शनल का नवंबर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक इस बैच में एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को क्लासेस टेस्ट सीरीज तो मिलेंगी। MK लाइव कोड या इस्तेमाल करने पर आपको 14,999 रुपए में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग मेरे साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हिस्ट्री ऑप्शनल ज्वाइन करिए। कंसेप्चुअल हिस्ट्री है, जीएस से बहुत कम सिलेबस इसमें पढ़ना है, सारी चीजें करनी है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और नवंबर P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो MK लाइव कोड के माध्यम से 28,999 रुपए 2026 के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 11 नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ में, तो जल्दी कीजिए, शाम को 6 बजे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।